तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, बीटी यूपी 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो है वो है एमएमआई, यानी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे आप एमएमआई कहते हैं। उसके हम यूनिट 3 का वन शॉट लेकर के आ गए हैं। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 को कवर किया है 40 मिनट के अंदर, यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 कवर किया है और यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 भी कवर किया है। अगर इन सब को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 3 चलेगा। हम वन शॉट लेकर के आ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 तक वन शॉट करा पाऊँगा। उसके बाद मेरा एग्जामिनेशन है। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आज का जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बता रखा है जो 100% एग्जामिनेशन में आता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। PYQ, लेक्चर, नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आपको। तो आप सभी बहुत कम पैसे में इस समय ऑफर में आराम से ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। कोई सरफेस कितना ज़्यादा फिनिश है उसका मेजरमेंट करना हमारा काम है। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं और उन फिनिशिंग की वैल्यू होती है। जैसे अगर आप प्रेस की बात करें तो प्रेस का जो वहाँ पे आप कपड़ा प्रेस करते हो, ठीक है, वो वाला जो आयरन वाला एरिया होता है उसको एकदम से स्मूथ रखना पड़ता है, एकदम फिनिश रखनी पड़ती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुरदुरापन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हमारा ये चैप्टर बना है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। अर्थात कोई भी सरफेस है वो कितना ज़्यादा क्या है, खुरदुरापन है, इस चीज़ का मेज़रमेंट हम इस चैप्टर के जो जानकारियां हैं उसके माध्यम से करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी बहुत जाती हैं। ऑलरेडी मैंने वैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, देख रहा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। वही चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिलेबस को तो भाई मैं कवर करूँगा। तो उन क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं उनकी तैयारी आप 100% के प्रोस्पेक्टिव से करना, वही क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए, और फाइनल ईयर के नाते ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। लेकिन मेरा टेक्निक ये होता है, मैं हर वीडियो में भी समझाता हूँ टेक्निक, कि जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसको आप बार बार रिवीजन करो। ये देखो, कोई चीज़ को 1 बार 2 बार आप पढ़ोगे और किसी चीज़ को 4 बार आपने पढ़ लिया तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा भाई। किसी चीज़ को बार बार आप समझ रहे हो, A+B का होल स्क्वायर रटे जा रहे हो, और एक है कि ओवरव्यू ले लिया। तो ओवरव्यू वाले में आप गलत सही थोड़ा आप बना के लिखोगे तो भैया ओवरव्यू वाले के आने के भी चांस कम रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वही आ जाएगा, तो आप इंपॉर्टेंट वाला एक दिन एग्जाम में काम बन जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो ओवरव्यू वाला होगा, उसको बना के लिख देना और अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। यही टेक्निक अप्लाई करो। लेकिन क्या है कि भैया एकदम से सुस्त पड़े हैं रूम पे, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग ज़िंदगी में, है ना। आइए, हमारी बात है सरफेस स्ट्रक्चर के ऊपर कि भैया सतह की बनावट कैसे होती है, ठीक है। तो सरफेस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, उसके बाद हम सरफेस के रफनेस को समझेंगे, ठीक है। अब जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है सरफेस रफनेस, क्या लिखा हुआ है, सरफेस रफनेस। अब यार सरफेस रफनेस को क्या ही डिफाइन किए, बताओ क्या ही डिफाइन करें, बताओ भाई। कोई सरफेस है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा एकदम स्मूथ नहीं है, तो वो हमारा सरफेस का रफनेस है ना। अब क्या ही है, बीटी यूपी में दे दिया है सब चीज़ें, तो आप समझ लो, है ना। फिलहाल आए टेक्सचर की तरफ चलते हैं। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, किसी चीज़ का टेक्सचर। जैसे क्या होता है कि आपने किला वगैरह देखा होगा तो उसको बोलते हैं टेक्सचर, यानी उसकी बनावट है, यूनिक बनावट होती है ना। तो सतहों की रफनेस का अनुमान हम लोग स्पर्श करके जान सकते हैं। एक कुशल कारीगर जो है रफनेस को मापने के लिए अपने अनुभव एवं अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करता भैया। जो स्मूथ फिनिश चाहिए, वहाँ पर एकदम से माइक्रॉन्स में फिनिशिंग चाहिए,
वहाँ पर अपना मेट्रोलॉजी यूज होता है ना। सरफेस टेक्सचर को दर्शाने के लिए दो श्रेणियों में बांटा जाता है, कई बार पूछा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर को जरूर देख लीजिएगा। तो प्राइमरी टेक्सचर किसको बोला जा रहा है? कोई मशीन्ड पदार्थ है, यानी आपने मशीनिंग कर दिया पर किसी गड़बड़ी के कारण टूट फूट हो गई, फ्रिक्शन के कारण उसमें हल्का कोरोजन हो गया, इन सब इरेगुलरिटीज़ को मतलब क्या होता है? डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब कुछ टूट फूट, इरेगुलरिटीज़ का मतलब यही होता है। ठीक है, अनियमितताएं प्राइमरी टेक्सचर कहलाती हैं। तो आपका मशीन मटेरियल है, कोई भी मशीन फिनिश्ड मटेरियल है, उस पर हल्का फुल्का टूट फूट हो गया, कहीं पे खरोच आ गया, कहीं फ्रिक्शन की वजह से, कहीं आपका कोरोजन के नाते कुछ इरेगुलरिटीज़ आ गई, तो उस प्रकार के टेक्सचर को हम प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं। ये इरेगुलरिटीज़ जो है माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको आप एक नोट पॉइंट के तौर पे आप लिख सकते हो, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स। अब आता है हमारा सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है, तो सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है? मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान आपने मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन तंत्र है उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण जो इरेगुलरिटीज़ आएंगी वो सेकेंडरी टेक्सचर कहलाती हैं। तो फ्रिक्शन, खरोच की वजह से जो आ रही हैं वो हमारा प्राइमरी के अंदर हो गया, और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल की वजह से कुछ टूट फूट होता है तो हमारी सेकेंडरी टेक्सचर कहलाती हैं। और इन इरेगुलरिटीज़ को हम कहते हैं माइक्रो। उसे वो था हमारा क्या? ये था हमारा माइक्रो। क्या था? माइक्रो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये है हमारा मैक्रो। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे सिलेबस के अंदर दिया है टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस। क्या दिया है? टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस। तो आइए एक एक करके हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड 696-1972, ठीक है, के अनुसार सरफेस रफनेस से संबंधित परिभाषाएं जो है निम्न है। पहला हमारा है इसमें रियल सरफेस। ठीक है, एक्चुअल में इसको एक्चुअल सरफेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअल सरफेस। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊँगा और आपको नोट करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअल सरफेस है ऐसी सतह किसी बॉडी का, ठीक है, क्या करती है? ये लिमिटेशन करती है और बॉडी के चारों ओर की सतह से अलग करती है, रियल सरफेस कहलाती है। आप कहने का मतलब समझो कि अगर ये पूरा हमारा एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया मशीनिंग, इतने पोर्शन में हमारा कर दिया मशीनिंग, तो इसका क्या हो गया? ये लिमिटेशन हो गया, यानी यहाँ तक ये पूरा लिमिटेशन लग गया। ठीक है, और इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से ये चेंज है। ठीक है, ये कैसी है? ये चेंज है। ठीक है, इस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, कि एक चीज़ होता है, कोई भी अगर सरफेस है उसमें रफनेस है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ होती, एक होती पीक्स, ठीक है, और वैली। ठीक है, आपने चोटी वगैरह का नाम सुना है, घाटी वगैरह का नाम सुना है। ठीक है, तो कोई चीज़ ऊपर हो जाती है तो उसको कहेंगे पीक्स, कोई चीज़ दब जाती है उसको कहेंगे वैली, घाटी, है ना, नीचे की तरफ। तो हल्का मतलब किस लेवल का पीक्स और वैली होता है? सूक्ष्म लेवल का। यानी अगर आप नॉर्मल हाथों से लगाओगे, हाथ से टच करोगे तो वो एकदम कैसे कह सकते हैं, पता नहीं चलेगा। इसके लिए इसको एक्चुअल सरफेस कहा जाता है। एक्चुअल सरफेस में बहुत सूक्ष्म पीक्स एंड वैली होता है, और जहाँ पर आपने मशीनिंग किया वो हमारा एक्चुअल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा रियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है मेरे दोस्तों इफेक्टिव सरफेस। कौन सा सरफेस? इफेक्टिव सरफेस। तो इफेक्टिव सरफेस क्या है? आपने मैकेनिकल ऑपरेशन किया और एक सरफेस प्राप्त हुई, वह क्या होगा? रियल सरफेस के नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन करेगी, यानी सिमिलर टू द रियल सरफेस होगी। एक्चुअल में वो सिमिलर होती नहीं, लेकिन आपके सिमिलर के नियर में होगी। तो इस प्रकार के जो सरफेस को कहेंगे इफेक्टिव सरफेस। आगे बढ़ते हैं और ले के बारे में बात करते हैं कि ले क्या है। ठीक है, ले क्या होता है। तो मुझे आशा है कि ले को भी आप पढ़ते हुए समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मशीनिंग सरफेस की मशीनिंग के बाद अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न को ले कहते हैं। आपने कोई भी मशीनिंग सरफेस है, ठीक है, उसको आपने क्या किया? मशीन्ड किया, और जो वो सरफेस होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा, उसके पैटर्न को, उसके रेप्लिका को, उसके आकार को, ठीक है, क्या कहेंगे? हम ले कहेंगे।
अब ये प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करता है, यानी ड्रिलिंग के, मिलिंग के, फेसिंग, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। सरफेस के रफनेस का मापन सदैव ले की परपेंडिकुलर दिशा में किया जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब जैसे आपका कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसके मापन इस, जैसे ये पूरी सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब कहीं पर भी पीक्स एंड वैली होगा तो वो पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये इसकी इस वाली मतलब ऊपर से आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अर्थात कहीं पे भी अगर पीक्स वैली है परपेंडिकुलर आपने देखा तो आपका वो एकदम से क्लियर दिख जाएगा। अब आता है स्पेसिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़। तो ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, स्पेसिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि जैसे आपके सूक्ष्म पीक्स वैली होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पीक्स वैली होते हैं ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या करें, उसका एवरेज ले लें, तो वो हमारा जो एवरेज होगा वो स्पेसिंग कहलाएगा किसके, इरेगुलरिटीज़ का, ठीक है, क्लियर बात है। आता है मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। तो मीन लाइन क्या है कि मान लो कोई आपकी इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कोई आपकी, ज़्यादा ही कुछ इधर छोटा हो गया क्या, ठीक है, ठीक है, चलो मान लो, समझ लो, ठीक है, एक कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ये लाइन है ये क्या है, हमारी मीन लाइन है, ठीक है, मीन लाइन ले लो, ठीक है। जियोमेट्रिकल प्रोफाइल की आकृति वाली रेखा को प्रोफाइल की मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसको समझने वाले हैं। और इसी तरीके से सेंट्रल लाइन भी होती है, ठीक है। तो प्रोफाइल की सामान्य दिशा के समांतर वह रेखा जिसके लिए प्रोफाइल द्वारा रेखा के नीचे और ऊपर बनाए गए क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखो, अब सेंट्रल लाइन और मीन लाइन में बस ये अंतर होता है कि आपका कोई प्रोफाइल बना है, ठीक है, उस प्रोफाइल के सेंटर के अंदर से ये जाएगी, लेकिन जो मीन लाइन है, मीन का मतलब क्या होता है कि इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो और बटे में 2 करो, ठीक है। तो कोई आपका छोटा है, कोई बड़ा है, इन दोनों को जोड़ो और बटे 2 करो, यानी इन दोनों के बीच का जो सेंटर जाएगा वो हमारा कहलाएगा मीन लाइन। मुझे आशा है कि मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपकी इस बातों को, ठीक है। तो कोई प्रोफाइल है, उसके एकदम से ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा क्षेत्रफल क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो ये यार हमारा सेंटर लाइन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मीन लाइन में तो ये 6 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि हम उसका मीन ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात है भाई। चलिए अब आता है हमारा प्रोफाइल की माध्य रेखा से विचलन, माध्य विचलन इसको कहते हैं। तो जब हम आगे डायग्राम जब समझाएंगे ना तो ये चीज़ें आगे क्लियर हो पाएंगी ज़्यादा, लेकिन आप ध्यान रखें कि मीन रेखा से ऑर्डर के बीच के जो एवरेज वैल्यू है उसको कहते हैं माध्य रेखा, मीन लाइन, ठीक है। अब आता है सैम्पलिंग लेंथ। आपको ये चीज़ कोटियों को आगे ध्यान से समझ लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा ये भी। खैर ये पूछा नहीं जाएगा, मैं ये भी आप सभी को कह दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो कितनी दूर तक आप अनियमितताओं की जांच करते हो उस वाली लंबाई को कहते हैं सैम्पलिंग लेंथ, ठीक है। जितनी दूर तक आप अनियमितताओं की जांच कर रहे हो, ठीक है, वो हमारी जो लेंथ कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी आपकी सैम्पलिंग लेंथ, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया है, ये आपको थोड़ा सा आगे समझना पड़ेगा, ध्यान रहे हो, बाकी एग्जाम में आना नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा कहानी शुरू होता है, ठीक है, चैप्टर की कहानी अब शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो जो सरफेस फिनिश है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे, ये बताओ। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको सरफेस फिनिश नहीं समझ में आ रहा है कि सरफेस फिनिश क्या है। अरे ये बताओ, कोई बॉडी है, कोई पार्ट है, वो कितना ज़्यादा फिनिश्ड है, ठीक है, उसी को तो कहेंगे सरफेस फिनिश, ठीक है। तो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और अचानक से मशीन आपकी कांप जाए, वाइब्रेट कर जाए, तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रफ हो जाएगा। तो मशीन में कंपन होने से प्रोडक्ट की सतह क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। अगर हम मशीन है, ठीक है, उस पर आप कटिंग टूल को सही से फिट नहीं करोगे, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, सरफेस में रफनेस आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, टूल को एकदम प्रॉपरली फिट करना है। मशीनिंग करने का अगर तरीका नहीं मालूम है तो 100% आपका जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा, ठीक है। कटिंग टूल अगर क्या है, ब्लंट है, ब्लंट का मतलब क्या है, मोटा है, जिसकी धार कम है,
वो क्या करेगा, सरफेस को ख़राब तो कर ही देगा, बिल्कुल ख़राब कर देगा। यही याद करना है और 5 नंबर फिक्स है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये जो याद कर लिया उसका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। प्रोडक्ट मटेरियल की कठोरता कम होने पर सरफेस रफ बनती है। अगर प्रोडक्ट मटेरियल बहुत कम कठोर है, ठीक है, जैसे आप एल्युमिनियम यूज कर रहे हो तो उस पर फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं ला सकते, है ना, तुरंत से, क्योंकि वो दबता रहेगा, उठता रहेगा, है ना। कटिंग के समय मशीन पर कूलेंट का उचित प्रयोग न होने पर सरफेस रफनेस हो जाती है। आपको पता है कि आप जब मशीनिंग करते हो तो हीटिंग होता है, और हीटिंग होता है क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। और अगर आप कूलेंट नहीं डाल रहे हो तो क्या होगा, आपका जो टूल है वो ब्लंट हो जाएगा, आपका जो वर्कपीस है वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। यदि मशीन की स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट वर्कपीस के मटेरियल के अनुकूल नहीं है, जहाँ पे आप मतलब स्पीड स्लो करके काम करना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा स्पीड कर दिए, छोटा डेप्थ ऑफ कट लेना चाहिए ज़्यादा ले लिए, फीड ज़्यादा दे रहे हो, है ना। इस तरीके से भी मशीन का जो सरफेस फिनिश है, यानी वर्कपीस का जो सरफेस फिनिश है, तो ख़राब हो जाती है, यानी रफनेस उसमें बढ़ जाती है। तो ये 7 पॉइंट याद कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 मार्क्स फिक्स। अब वही समझदार होगा जो इस वीडियो को फिर से पॉज करेगा और इसको रटेगा। समझदार आदमी यही काम कर लेगा, लेकिन आधे क्या है कि पढ़ के निकल जाएंगे और एग्जाम में अरे यार टूल, फ्रिक्शन, यही सब चलता रहता है दिमाग में, फिर कुछ भी लिख देता आदमी, फिर बाद में कहता है नंबर कम नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं है। देखो, नंबर आना उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो आपके हाथ में है वो चीज़ आपको करना पड़ता है। मैंने मेरे दोस्तों यही देखा है, मैं किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की बुराई कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ के लोग क्या है कि बीटी यूपी को दोष देना, टीचर को दोष देना, हर एक चीज़ को दोष देना सीख लिए हैं, लेकिन खुद को कभी दोषी नहीं मानते। मेरे दोस्त, इस बीटी यूपी के अंदर नंबर लाना आसान है ना। एक क्वालिटी कॉपी लिख के आओ, बैक की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, नंबर भी ढंग के आएंगे। एक टीचर गलत होगा, 2 टीचर गलत होगा, सब नहीं गलत हो सकता है ना। और इवन मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, मेरे साथ वाले 3 साल का डिप्लोमा किए, मैं कहता हूँ मेरी क्यों नहीं बैक ला दिया भाई, बीटेक कर रहा हूँ 2 साल हो गया, है ना, क्यों नहीं ला दिया बैक, ला दो बैक, कैसे ला दोगे भाई, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि रिजल्ट मैं जब भी चेक किया हूँ, कभी ये इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं कि हमारा बैक आ गया होगा, हम इस प्रोस्पेक्टिव से चेक किए कि भैया सीजीपीए या परसेंटेज कितना बना, है ना। चलो, तो मीजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, ठीक है। तो सरफेस रफनेस का हम मीजरमेंट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो उसके लिए आपको 3 तरीके की वैल्यू देखनी होती है। एक है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और एक है आपकी आरएमएस वैल्यू, एक है आरए वैल्यू, और एक ए वैल्यू, कौन सी, सीएलए वैल्यू। देख लेता हूँ सीएलए वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल सीएलए वैल्यू भी है। तो ये 3 तरीके के मेथड हमको पढ़ने हैं, उसके बाद हम चलेंगे स्टाइलस मेथड पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टाइलस में आपका आता है, स्टाइलस वाले मेथड के अंदर हमारा टेली सर्फ का एक सरफेस फिनिशिंग मेथड आता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलर है और टॉमिल्सन है, 2 तरीके के हैं। खैर वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इनको एक करके फटाफट से निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस का फुल फॉर्म पहले देखो, क्या है फुल फॉर्म, ध्यान से देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब डायग्राम इसको देखो, ठीक है, ये है हमारा रूट मीन स्क्वायर का डायग्राम, ठीक है। अब यच जो है कोटियों की क्रमशः ऊंचाइयां हैं, ठीक है। यच यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, कोटियों की क्रमशः ऊंचाइयां हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यन क्या है, तो लंबाई एल को एन बराबर भागों में बांटने की संख्या। मान लो ये एल लंबाई है, तो इसको हम एन नंबर में बांट देंगे, तो टोटल हमने कितने नंबर में बांटा है, एन। इसके लिए लास्ट वाली जो रेखा है उसको हमने डिनोट किया है n-1, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारी है मीन लाइन, ठीक है। और यहाँ पर ये है हमारा मेरे दोस्तों क्या है, कोटियों की संख्या, ठीक है, कितना हमारे कोटियों की संख्या हो रही है। तो H1 H2 H3 ऐसे तरीके से, तो कोटियों की क्रमशः जो ऊंचाइयाँ हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो जो हम लोग अभी ऊपर कोटियाँ की बात कर रहे थे, तो ये मीन लाइन से जो डिस्टेंस होती है, मीन लाइन से जो ये मीन लाइन है, इससे जो डिस्टेंस होती है, इसको एक्चुअल में हम लोग कोटियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटियाँ, ठीक है।
ठीक है, क्लियर बात है, अभी अब तो क्लियर हो चुका होगा। तो मीन लाइन से सतह की कोटियों के स्क्वायर के मीन एवरेज, देखो मीन लाइन से क्या किया, आपके सतह के क्या किया, स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर का हमने क्या किया, रूट ले लिया, ठीक है, रूट ले लिया, ठीक है, तो मीन का रूट लिया, ठीक है, 1 क्या कर दिया, n कर दिया, इस 1/n है कि नहीं, ये 1/n ही तो है, इसका क्या ले लिया हमने, मीन ले लिया, मीन के बाद इसका रूट ले लिया, इसको लिए हम कहते हैं रूट, रूट पहले लिया, उसके अंदर हमारा मीन है, फिर सबका स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन लाइन से, ठीक है, मीन लाइन से मेरे दोस्तों, ठीक है, मीन लाइन से ये जो कोटियाँ हैं उसका स्क्वायर करा, ठीक है, और उसका हमने मीन लिया और इसका हमने रूट ले लिया, तो ये हमारा हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सरफेस मापन की इस विधि में प्रोफाइल के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो स्क्वायर के मीन का वर्गमूल ही सतह का रफनेस का मान होता है, ठीक है। तो सरफेस रफनेस का जो वैल्यू है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो HRMS, ठीक है, जिसे हम RMS वैल्यू भी कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हैं, H1 स्क्वायर H2 HQ प्लस H4 डॉट H पावर n HN की पावर स्क्वायर रूट में अपान n, ये कोटियों की क्रमशः ऊंचाइयाँ हैं और जो हमारा लेंथ है उसका हम n भाग में उसको बांटे हैं, तो उसको यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्लियर हो गया। अब आता है RA वैल्यू, ठीक है। तो RA को एवरेज रफनेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल मीन अर्थात एवरेज रफनेस, RA को कहते हैं एवरेज रफनेस, ए लास्ट में है R पहले है, एवरेज रफनेस होता है। RA सरफेस रफनेस मापने का एक विधि है। चोटियाँ इसे हम कहते हैं अपर और इसको कहेंगे घाटी, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस को जोड़ देंगे। मान लो ये H1 है और ये H2 है, तो H1 प्लस H2, ठीक है, की एवरेज लंबाई ले लेते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट के बीच की एवरेज लंबाई ले लेते हैं, इसके लिए हमको एवरेज रफनेस इसको हम बोलते हैं। तो कैसे इसको निकालना है आइए देखते हैं। तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, ध्यान से तोड़िएगा इसको, अर्थमेटिक मीन डेविएशन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन डेविएशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 1/n बाहर रहेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस आपका नीचे वाले को ले लो, ठीक है, नीचे वाला मान लो y4 है, ठीक है, प्लस y5, इस तरीके से आप वैल्यू को लेको, यानी सब का लेकर के एवरेज कर देते हो, ठीक है, क्लियर बात है। यानी ये मीन लाइन से डेविएशन कहला रहा है, y1 क्या है, मीन लाइन से, इस वाली लाइन से डेविएशन जो है, इस वाली लाइन से डेविएशन है, इसको हम कहेंगे y1 y2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया RA, ठीक है, एवरेज रफनेस। ये भी आपको फॉर्मूला याद हो गया, इसमें भी कोई नया कहानी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अब आता है सेंटर लाइन मेथड, इसको कहेंगे हमारा CLA मेथड। कौन सा मेथड है, CLA मेथड। और मैं ये इसको कह सकता हूँ कि जो RA मेथड है उसी का क्या है, मॉडिफाइंग रूप है, ठीक है, RA मेथड के ही सिमिलर में है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं मेरे दोस्त, सेंटर लाइन से ऊपर की ओर और नीचे की ओर का क्या लिया जाता है, वैल्यू, जैसे इधर और इधर से क्या लिया जाता है, वैल्यू। उसमें क्या था कि काफ़ी लोगों का डेविएशन का वैल्यू लिया जा रहा था, इसमें आप सभी का क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि एक पॉजिटिव यानी हाइट, एक ऊपर वाला और एक नेगेटिव वाला ले करके हम क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, तो हमारा CLA निकल के आ जाएगा। तो कोटियों की सभी ऊंचाइयों को, ठीक है, जो भी हमारा सेक्शन बन रहा है, कोटी बन रही है जिसकी ऊंचाइयां हैं, उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव मानने पर सतह की सभी कोटियों के मानों का जितनी भी वैल्यू है, चाहे H1 है H2 H3, सब का क्या लेंगे, माध्य रेखा, यानी ये जो मीन लाइन है, ठीक है, मीन लाइन से औसत ऊंचाई को CLA वैल्यू कहते हैं, यानी मीन लाइन से जो एवरेज निकल के आएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 अपान में n, उसको कहेंगे हम सेंट्रल लाइन वैल्यू। सरफेस रफनेस मापन में इस विधि का प्रयोग RMS की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, ये RA वैल्यू की एकदम से सिमिलर टू होता है। इस विधि में यह कमी है कि अधिक ऊंचाई वाला बिंदु दो बिंदु भागों के बीच में पड़ सकता है, इससे गणना में छूटने की संभावना रहती है। यानी अगर कोई ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है, तो वो छूट जाएगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे H1 और H2 का ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव को वैल्यू को लेते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए वक्रों के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है, यानी CLA का मान निकाला जाता है, यानी जो एरिया है इसका हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसकी सेकंड विधि क्या है कि इस पूरे वक्र का जो ज़्यादा कम है
उसको क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अब जब इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 एरिया है, तो हम इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 को जोड़ के अपान में L। अभी तक हम इन खानों के बीच की लंबाइयों को ले रहे थे n के रूप में, अब हमने क्या कर दिया, इसकी पूरी लंबाई को ले लिया L के रूप में, ठीक है, और अपान में L कर दोगे तब भी आपको CLA वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं अगले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टाइलस मेथड। क्या है, स्टाइलस मेथड। आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, तो एक जेली आपके पेट के ऊपर या सीने के ऊपर लगा देता है और फिर एक प्रोब ले लेता है, प्रोब स्टाइलस टाइप का प्रोब होता है, वो आपके ऊपर चलाता है और वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर आपका जो फोटो इमेज है वो बना करके देता है, जो अल्ट्रासाउंड करवाया होगा। क्योंकि मैंने तो एक बार करवाया था जीवन में अभी तक, और अभी तक तो हमें नौबत नहीं आई है, सो एक ही बार उसकी फील है, वो बहुत पहले की बात है। तो स्टाइलस को एक और तरीके से जान सकते हो, आपका पेन होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, पेन है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है, ठीक है, तो ये है आपका पेन, और यहाँ पर जो पोर्शन निकला रहता है जिससे आप चलाते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं, स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस, ठीक है भैया, स्टाइलस, अरे तुम्हारी स्टाइलस, ठीक है। तो सरफेस की रफनेस का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो हम अभी तक CLA यूज किए, RA यूज किए, अब एकदम से 100% एक्यूरेट, एकदम डिजिटल तरीके से फाइंड करने के लिए स्टाइलस मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें एक बारीक सुई लगी होती है जिसको स्टाइलस कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। यही स्टाइलस जांची जाने वाली सतह पर चलता है। जो भी सरफेस है, जिस सरफेस को हमको जांचना है, इस पर कितना फिनिशिंग है उस पर जांचना है, तो इस पर आप चलाओगे, ठीक है, और सरफेस पर रफनेस होगा। मान लो ये पीक है, ये वैली है, ये पीक है, ये वैली है, तो जहाँ पे पीक पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, अगर वैली होगा तो नीचे घुस जाएगा, है ना। सिंपल सी फंडा, इतना तो समझ आ रहा होगा कि अगर कोई गड्ढा है तो उसमें स्टाइलस नीचे चला जाएगा, अगर हल्का खुरदुरा है ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, कि रफनेस के अनुसार स्टाइलस ऊपर उठता है और नीचे जाता है, जिसके द्वारा रियल सरफेस टेक्सचर को ट्रेस कर लिया जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम एक्चुअल में स्टाइलस मेथड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे सिलेबस के अंदर स्टाइलस मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। स्टाइलस के बारे में और भी कुछ लिखा है। स्टाइलस के वर्टिकल मोशन को 1000 गुना से 1,00,000 गुना तक मैग्नीफाई करके यंत्र में सूचक, यानी आप छोटे बारीक भी, मतलब अगर सरफेस फिनिश नहीं है वो भी ये चीज़ बता देगा, ठीक है। तथा इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को, वर्टिकल मोशन की मतलब ऊपर की तरफ, वर्टिकल मोशन ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे होता है, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से कोई पीक वैली बन रहा हो, है ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को 20 गुना से 200 गुना तक मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। इसके रिकॉर्डर ग्राफ के द्वारा ग्राफ भी बनाया जा सकता है, यानी कितना ऊपर नीचे है इस ग्राफ को देख सकता है। ये स्टाइलस आपका बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्किड का सिस्टम बना हुआ है और ये आपके सरफेस टेक्सचर पर चलेगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं। तो पहला, जिस सरफेस की रफनेस को मापना है उसके अनुसार स्टाइलस का साइज, उसकी कठोरता और उसका कंटूर, ठीक है। ऑलरेडी हमने CNC मशीन के अंदर कंटूरिंग समझाया था। कंटूरिंग में ये होता है कि आप इसके यहाँ पर आप मतलब उसके एक्सिस, जहाँ एक्सिस है उसके बाहर क्या ना है, हल्का जगह दे करके काम करते हैं, उसको कंटूरिंग कहते हैं। तो उसकी कंटूरिंग पे यानी टच कराने वाले चीज़ पे विचार किया जाएगा। जो सरफेस छोटी होती है उसके नॉमिनल कंटूर पर स्टाइलिश सफलतापूर्वक नहीं चल पाता। मान लो अगर सरफेस उसकी छोटी है तो उस पर चल नहीं पा रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, उसकी कंटूर यानी उसका जो नींव वगैरह है उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। दूसरा है स्टाइलस, ठीक है। सरफेस रफनेस की मापन यंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट स्टाइलस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पेन की तरह होता है, जो निडल की तरह होता है। जिस सरफेस की रफनेस जांच करनी होती है उस पर स्टाइलस गति करता है। आमतौर पर स्टाइलस का भार 102 ग्राम होता है और व्यास 0.0125 mm रखा जाता है। अब आता है स्टाइलस स्किड। तो स्टाइलस स्किड क्या होता है उसको समझो। स्टाइलस को सही गति देने के लिए जांचे जाने वाली सतह पर 2 स्टाइलस चलते हैं, ठीक है। एक आपका छोटे व्यास का स्टाइलस होता है जो सरफेस रफनेस को मापन करता है। दूसरा स्टाइलस जो काफ़ी बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से उसका चपटा सा होता है, यहाँ पे स्किड लगा होगा, ये देखिए स्किड टाइप का, ये गोल टाइप का है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। 5 mm से 50 mm तक का डायमीटर होता है, जिसे स्टाइलस स्किड कहते हैं। स्किड की नोक और आकार गोल या चपटा हो सकता है। तो ये एक्चुअल में ट्रायल करने के लिए यूज कर लिया जाता है। अब आता है हमारा स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट्स।
तो सरफेस के रफनेस को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टाइलिश यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका दो तरीके के यंत्र हैं। एक है आपका टॉमिल्सन सरफेस मीटर, एक है टेलर सरफेस मीटर। तो पहले हम टेलर सरफेस वाला देखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं टेलर सरफेस, टेली सर्फ, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे टॉमिल्सन, ठीक है। तो सरफेस की रफनेस का परीक्षण करने के लिए हेलर्स हाउसन टेलीसर्फ ने सरफेस रफनेस टेस्टर यंत्र बनाया। यह यंत्र कैरियर मॉड्यूलेशन के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे काम करेगा मैं आपको सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा। तो ये सरफेस रफनेस मापने का एक कह सकते हैं कि मेजरमेंट डिवाइस है। तो हमने एनालाइज किया कि जो आपका ये टेलीसर्फ टेस्टर है सरफेस रफनेस का, इसका एक्चुअल डायग्राम तो ये है। तो हमने कहा भैया जिसको हमें समझाना है वो डायग्राम पहले बनाओ, तो हमने डायग्राम आप लोगों के लिए बना लिया है। अब हम आप सभी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो सुनेगा उसको 110% समझ में आ जाएगा। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका सरफेस रफनेस है जिसको हम मापते हैं। स्टाइलस आप सभी का इस तरीके से होता है, अभी हम लोगों ने दिखाया। स्टाइलस का जो नोक होता है वो डायमंड का होता है, जिसकी जो कह सकते हैं डायमीटर है 0.002 mm, यानी बहुत ज़्यादा बारीक होती है। आपकी यहाँ पे स्किड लगी होती है जो इसको सपोर्ट देती है चलने के लिए। ये मोटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्किड क्या करती है, उसको चलाने के लिए स्किड कराती है, उसको फिसलाती है, किसको, स्टाइलस को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये लगा है हमारा आर्मेचर। आपके मोटर में भी आर्मेचर लगा होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा है आर्मेचर, ठीक है भैया, आर्मेचर लगा है, कोई बात नहीं। अब एक्चुअल में मेरे दोस्तों ऊपर लगा है आयरन का हेड, ठीक है। और यहाँ पे है प्राइमरी कुंडली और ये है सेकेंडरी कुंडली, जिसमें हमारा एसी करंट फ्लो हो रहा है। मुझे आशा है कि इतनी बात कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ वाला जो ये है आपका, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके आर्मेचर से टच है। किससे, आर्मेचर से, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आर्मेचर से टच है और ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे ही आपका ये स्टाइलस घूमेगा, मान लो ये गड्ढे में आया, तो ये और ये क्या है, एयर गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच में एयर गैप है। क्या है मेरे दोस्तों, एयर गैप। और जब एयर गैप बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे एसी धारा में चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस को हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर देखेंगे। और जो हमारा चेंजेस आएगा करंट के अंदर, ठीक है, उसी को हम रफनेस वैल्यू के अंदर निकाल लेंगे। उसके अंदर डिजिटल मीटर लगा होता है। आइए पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके थ्योरी को भी समझाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार स्टाइलस की गति से उच्च आवृत्ति की कैरियर धारा, मैंने बताया था यहाँ पे कि ये कैरियर मॉड्यूलेशन, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, चार्ज पार्टिकल कैरियर के माध्यम से ही होती है। कैरियर धारा मॉड्यूलेट की जाती है। तत्पश्चात कैरियर धारा प्रवर्धित करके अभिलेखन यंत्र को सूचक दे देती है, जो ई के आकार का एक लौह हेड लगा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आयरन हेड लगा होता है। ई के आकार का है कि नहीं, ये ई के आकार का होता है, ये आयरन हेड, ठीक है। कुछ ई तरीके का आयरन हेड होता है, ठीक है। तो जो ई के आकार का आयरन हेड होता है, जो पिकअप कहलाता है, इसको हम पिकअप भी कहते हैं। पिकअप की केंद्रीय भुजा से क्या होता है, आर्मेचर जुड़ा होता है। ये हमारा आर्मेचर जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया, ये चीज़ मैंने समझा दिया। तो आर्मेचर से ही निक्विला स्टाइलस लगा रहता है। आर्मेचर से क्या लगा हुआ है, निक्विला स्टाइलस लगा हुआ है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, जो क्या करता है, रेगुलरिटीज़ को ट्रेस करता है। तो आइए वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। स्टाइलस की नीचे की गति या दोलन गति विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये स्टाइलस गड्ढे में जाएगा या ऊपर होगा तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी के लिए हीट स्टैंड ब्रिज लगा हुआ है। और जो ये धारा है, ठीक है, उसको यहाँ पे एम्पलीफायर और डेमोलेटर के माध्यम से एवरेज मेजरमेंट लिया जाता है और हम उसको बड़ा करके, यानी आवर्धित करके, ठीक है, आवर्धित करके अपने लीनियर मोशन या कह सकते हैं कि मीटर के फॉर्म या एमएम के फॉर्म में जो भी इरेगुलरिटीज़ को ट्रेस कर रहा है देख लेते हैं। स्टाइलस की गति करने पर प्राइमरी कुंडली का एयर अंतराल कम हो जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी कुंडली का वायु अंतराल उतना ही मात्रा में बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये क्या हो रहा है, गड्ढे में जा रहा है, तो एयर गैप ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। ये चीज़ होता है, इसके अंदर मैकेनिज्म यही है कि एयर गैप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कम होगा और सेकेंडरी कुंडली का वायु अंतराल उतना ही मात्रा में बढ़ जाता है। एक का कम हो जाएगा और एक का बढ़ जाएगा। वायु अंतराल के इसी परिवर्तन के कारण कुंडली का प्रेरकत्व, ठीक है,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, ठीक है, आपके फैराडेज का, ठीक है, तो उस प्रेरकत्व में क्या होगा, चेंजेज आएगा, ठीक है। और जब हमारा प्रेरकत्व में परिवर्तन होगा तो एसी जो धारा है, ठीक है, वो भी प्रवाहित होगी, ठीक है। अब जब एसी धारा हमारा जो प्रवाहित होगी, ठीक है, तो इस एसी की मात्रा को, अरे ये भाई लौ आयरन है, ठीक है, आपका कह सकते हैं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपके जो चुंबक है उससे आप विद्युत धारा जनरेट कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा कह सकते हैं कि प्रेरकत्व की विधि लगती है और उसकी वजह से हमारा विद्युत धारा वहाँ पे जनरेट होता है। वहीं से एसी मात्रा जो है आपका जनरेट होता है और उसके विस्थापन जो है स्टाइलस की जितनी भी मात्रा है उसके विस्थापन के समानुपाती होने, कहने का मतलब है उन्होंने एक सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है, जितना हमारी धारा है उतना हमको मेजरमेंट यहाँ पे निकाल के बताना है, ठीक है। इस प्रकार स्टाइलस की स्थिति के अनुसार कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाता है और फिर हम उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई यानी प्रवर्धित करके आपके अभिलेखन यंत्र यानी आपके मैग्नीफाइंग जो भी माइक्रोस्कोप वगैरह है उसके अंदर भेजा जाता है, जो सतह की टेक्सचर को वास्तविक ग्राफ बनाएगा और फिर इसको डेटा के रूप में एक आप प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और इसके द्वारा अलग अलग मापन हम लेंगे और फिर इनको ट्रेस करेंगे और फिर हम इसको 100 mm लंबाई को ट्रेस करेंगे और फिर इसको आवर्धित करेंगे और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। फिर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा कितना हमारा यहाँ पे रफनेस निकल के आया। तो ये है हमारा कह सकते हैं कि टेलर सरफेस टेलीसर्फ, जो आप सभी को मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है। जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, लड़ाई ज़्यादा लड़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगला होता है हमारा टाइमिल्सन सरफेस मीटर। तो टेलीसर्फ और टॉमिल्सन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये सरफेस मेजरमेंट का आविष्कार टॉमिल्सन चचा ने किया था, ठीक है, और ये हम आवर्धन के लिए यांत्रिक एवं प्रकाशीय तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल यानी स्प्रिंग वगैरह आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैकेनिकल टेक्निक्स यूज की गई हैं। आर्म यहाँ पे लगाई गई है, लीफ स्प्रिंग लगाई गई है, स्किड है, वर्टिकल मोशन है, ठीक है, और यहाँ पे सारा अरेंजमेंट है। तो एक एक करके हम चीज़ों को आप लोगों को समझा रहे हैं, आप समझते रहिए। तो इसको भी समझना काफ़ी आसान है, आइए एक एक करके हम समझाते हैं। यहाँ पर हमारा ये बॉडी है जिस पर हमको सरफेस रफनेस फाइंड करना है। ये हमारा जो गोल सा बना हुआ है स्किड है। स्किड को मैंने बताया था कि आपके जो भी स्टाइलस है उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। ये हमारा क्या है, स्टाइलस है, ठीक है, ये हमारा स्टाइलस है जो हमारा अप और डाउन मोशन करेगा, ठीक है। ये एक आपके स्प्रिंग से कन्वर्ट है और यहाँ पर एक लीफ स्प्रिंग से कन्वर्ट है। इस क्यों कन्वर्ट है, क्योंकि ये जो रोलर लगा हुआ है ये स्टाइलस से एकदम से टच में है। जब ये स्टाइलस आपके इस सरफेस रफनेस पर ऊपर नीचे होगी, ऑब्वियस सी बात है इस तरीके का है, तो कभी यहाँ पे आएगी कभी ऊपर आएगी, तो एक बार अप और डाउन मोशन होगा। जब अप डाउन मोशन होगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये रोलर जो है इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये वाला जो मोशन अप डाउन मोशन हो रहा है ये रोलर इधर वाले मोशन में, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर लगा हुआ है एक स्क्राइबर। स्क्राइबर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब ये अप डाउन होगा तो ये आपको इस तरीके के मोशन में कन्वर्ट करेगी और फिर यहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा और इस ग्राफ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाला डायग्राम कुछ नहीं है, इस वाले डायग्राम को ही उठा करके यहाँ पर साइड व्यू के रूप में दिखा दिया गया है। यहाँ पे 2 रोलर लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका स्मोक्ड कांच होता है, उसी के ऊपर ये ग्राफ खींचता है, ठीक है। तो इतना हमारा है टॉमिल्सन सरफेस मीटर, ठीक है। तो इस यंत्र में सरफेस फिनिश रिकॉर्डर के स्टेम के एक सिरे पर हीरे की नोक वाला स्टाइलस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया स्टाइलस लगा है, को स्टील सिलेंडर पर दाब देकर रोक कर रखा जाता है। मैंने बताया कि यहाँ पे गोल सा आपका रोलर लगा रखा होता है और इसके साथ ही यहाँ पर इसको जकड़ा होता है, ठीक है। इस यंत्र की बॉडी से एक लीफ स्प्रिंग स्टाइलर को जोड़ता है और हीरे की प्रोब की स्थिति के अनुसार स्टाइलस की ऊंचाई को ऊपर या नीचे एडजस्ट किया जाता है। ऊपर नीचे आपका होता है स्टाइलस। लैप किया हुआ सिलेंडर एक तरफ स्टाइलस पर टिका रहता है, जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक तरफ स्टाइलस से लगा हुआ है, टिका हुआ है, ठीक है। लैप किया सिलेंडर स्टाइलस के एक तरफ टिका हुआ है। इस टेंशन फोर्स के कारण लैप किए गए सिलेंडर को स्टाइलस दोनों तरफ रोलर के बीच में टिका रहता है। अगर साइड व्यू में देखोगे यहाँ पे 2 स्थिर रोलर लगे हुए और ये घूमता हुआ रोलर होता है, ठीक है, इसलिए वो साइड व्यू में दिख नहीं रहा था।
सिलेंडर को एक हल्की इस्पात स्प्रिंग की भुजा जुड़ी होती है, ऊपर एक आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, नीचे लीफ स्प्रिंग लगी हुई है, जिसके स्वतंत्र सिरे हीरक स्क्राइबर्स द्वारा लगा होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो आर्म लगा हुआ है, ठीक है, ये हीरक स्क्राइबर से जुड़ा हुआ है और इसके लिए स्प्रिंग दोनों तरफ से लगी हुई है, क्योंकि ये वाला मोशन करेगा तो ये स्प्रिंग इसको इधर की तरफ ले जा करके आपको वहाँ पे एक चीज़ बनाएगी, क्या, ग्राफ। ठीक है, जो स्मोक्ड कांच पर दाब देता है, स्मोक्ड कांच पर क्या करेगा, एक ग्राफ बनाएगा, जिससे स्मोक्ड कांच पर ट्रेस बन जाता है। ट्रेस का मतलब वहाँ पे एक ग्राफ टाइप का बन जाता है, जो स्टाइलिस की ऊर्ध्वाधर गति को दिखाता है। यंत्र की बॉडी के सतह के आर पार सिंक्रोनस मोटर के द्वारा चला जाता है। यहाँ पे आपका एक सिंक्रोनस मोटर लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो इस मोटर के माध्यम से। तो यहाँ एक मोटर लगी होती है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे शो नहीं कराया गया है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक सिंक्रोनस मोटर के द्वारा चला जाता है। सतह के इरेगुलरिटीज़ के अनुसार स्टाइलिस ऊपर नीचे होता है, जिससे लैपिंग सिलेंडर घूमता है। जो गोल गोल सिलेंडर है वो घूमेगा। ठीक है, और उसके सिरे पर लगी हुई स्टील स्प्रिंग भुजा में गति होती है, जो स्मोक्ड कांच पर क्या करता है, आपका ट्रेस हो जाता है। इस प्रकार स्मोक्ड कांच पर जो ट्रेस बनेगा वह स्टाइलिस की ऊर्ध्वाधर गति को प्रदर्शित करेगी। तो मैंने डायग्राम में सब कुछ समझा दिया। ये थ्योरी है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो हमने देख लिया। इसके बाद अब कोई टॉपिक नहीं है, अर्थात हमारे यूनिट नंबर कौन सा था, हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब यूनिट नंबर 4 जो कि 10-15 मिनट का है उसको ख़त्म करेंगे। फिर 5वां और 6वां यूनिट काफ़ी लंबी है, उसको कराएंगे।